आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अभिनेत्री के बारे में जिनकी फिल्मों की सफलता से ज्यादा इनके विवाद सुर्खियों में रहे हैं। इन्होंने कभी भी अपने जीवन में यह नहीं सोचा था कि इनको फिल्मों में काम करना है और इनको अभिनेत्री बनना है। भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की। लेकिन आखिर कैसे अभिनेत्री बन गई और बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। आखिर इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ था जो फिल्मी की चकाचौंध छोड़कर और भारत छोड़कर यह गायब हो गई थी। तुमको देखा और हो गया। इन्होंने फिल्मों में इतनी कामयाबी हासिल कर ली थी कि इनका एक मंदिर बनाया गया था और इनकी पूजा की जाती थी। कितने दिनों के बाद मिले हो। एक समय इनके जीवन में ऐसा भी आया जब फिल्मों में सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली दूसरी अभिनेत्री बन चुकी थी। साथ ही जानेंगे आखिर क्यों इनको पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी इनके जीवन में जो टॉपलेस फोटो शूट करवानी पड़ी। आखिर जब यह भारत वापस आई तो आखिरकार क्यों इन्हें महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाया गया और फिर हटा भी दिया गया। मुझे तुम याद आते हो। और भी जानेंगे इनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपकी कोई राय है तो कमेंट में जरूर लिखें। तो आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने वाले हैं उनका नाम है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी के फिल्मी सफर और विवादी बातों से पहले जान लेते हैं इनके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो ममता कुलकर्णी का जन्म एक मराठी परिवार में 20 अप्रैल 1972 को हुआ था। ममता कुलकर्णी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इनसे छोटी 2 बहनें थी और एक भाई था। इनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही जुहू के सेंट जोसेफ हाई स्कूल से हुई थी। इनके पिता का नाम मुकुल कुलकर्णी था जो कि मुंबई में ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे। साथ ही साथ इनकी बहन मुलीना कुलकर्णी जो कि साउथ की फिल्मों में अभिनेत्री रह चुकी थी, लेकिन ममता कुलकर्णी जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। ममता कुलकर्णी को शुरू से ही फिल्मों में अभिनय करने का कोई इरादा नहीं था। यह तो पढ़ लिख कर कुछ और बनना चाहती थी, लेकिन इनकी माँ जो थी वो फिल्मों की काफी शौकीन थी। यही कारण रहा कि इनकी माँ अपनी बेटियों को अभिनेत्री बनाने के लिए पहले से ही सोच के रखती है और सबसे पहले शुरुआत होती है ममता कुलकर्णी से। हालांकि पहले इन्हें बॉलीवुड में मौका नहीं मिला था और इनकी पहली फिल्म तमिल में आई थी और तमिल फिल्मों से ही इनकी फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई थी। साल था 1991 और फिल्म का नाम था नंबर 1 गर्ल। और पहले ही फिल्म से ममता कुलकर्णी को साउथ की फिल्मों में सफलता मिल जाती है और यह फिल्म हिट साबित होती है। अब यह साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में छा चुकी थी। एक ही फिल्म से लोग इनके सुंदरता और एक्टिंग के दीवाने हो चुके थे कि इनके एक फैन ने तो इनका नाम भी अपने हाथों पर लिखवा लिया था, यानी कि इनके नाम का टैटू बनवा लिया था। फिर साल 1992 में इनकी एक और सफल फिल्म तेलुगु में आई जिसका नाम था प्रेमा शिखरान। जब इतनी सफल फिल्म साउथ को ममता कुलकर्णी दे रही थी तो बॉलीवुड का नजर पड़ना लाजमी था। देखते ही देखते बॉलीवुड में भी इन्हें मौका मिल जाती है और इसी साल यानी कि 1992 में ही इनकी पहली हिंदी फिल्म आई जिसका नाम था मेरा दिल तेरे लिए। हालांकि यह फिल्म हिंदी में थी, लेकिन इसमें जो मुख्य अभिनेता होते हैं वह साउथ के होते हैं जिनका नाम था नीरज। हिंदी फिल्म के लिए ममता कुलकर्णी और नीरज दोनों ही नए चेहरे थे। शायद यही कारण रहा जो ये फिल्म असफल रही और इस फिल्म से ममता कुलकर्णी को कोई भी पहचान नहीं मिलती है। कुछ फिल्म निर्माता और निर्देशक को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो चुकी थी ममता कुलकर्णी और देखते ही देखते बॉलीवुड में इन्हें दूसरी फिल्म बहुत जल्द मिल जाती है। इसी साल इनकी एक ऐसी फिल्म आई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर अपने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे और उस फिल्म का नाम था तिरंगा। हालांकि इस फिल्म में ममता कुलकर्णी का सीन्स काफी कम ही था। उन्हें काफी कम अभिनय करने का मौका मिला था जिसके कारण दर्शकों के नजरों में नहीं आ सकी
सकी। लेकिन अगले ही साल इनकी वह फिल्म आती है जो इन्हें बॉलीवुड से लेकर दर्शकों के बीच पहचान दिलाने में कामयाब होती है, और इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है। यानी 1993 को इनकी तीसरी हिंदी फिल्म आती है और वह फिल्म इनके लिए मील की पत्थर साबित होती है। यह वह फिल्म थी जिसके बाद ममता कुलकर्णी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी, हम बात कर रहे हैं फिल्म आशिक आवारा की। आशिक आवारा यह ममता कुलकर्णी की हिंदी में तीसरी फिल्म थी और सैफ अली खान के लिए यह पहली फिल्म थी। इसी फिल्म से सैफ अली खान ने भी अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। अब एक नजर डाल लेते हैं इनकी फिल्मी सफर के बारे में, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी कामयाब रही। आशिक आवारा फिल्म हिट होने के बाद इनकी फिल्म 1993 में ही आई थी जिसका नाम था वक्त हमारा है। वक्त हमारा है इस फिल्म में पहले ममता कुलकर्णी की जगह दिव्या भारती थी। उन्होंने इस फिल्म के कुछ सीन्स को शूट भी कर लिया था, लेकिन इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तब जाके यह फिल्म ममता कुलकर्णी को मिल जाती है। फिर 1994 में इनकी हिट फिल्म आई थी क्रांतिवीर, जिसमें ममता कुलकर्णी रोमांस करती हुई नजर आती है। हालांकि यह पूरी फिल्म नाना पाटेकर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माई गई थी। फिर इनके जीवन का वह फिल्म आई जिसके लिए आज भी इन्हें याद किया जाता है। साल था 1995 और फिल्म का नाम था करण अर्जुन। इस फिल्म के गाने ने तो मानो धूम मचा दिया था, खासकर ममता कुलकर्णी का ये वाला गाना। या फिर इस गाने की बात करें, इसी साल आई इनकी फिल्म आंदोलन, जो मार्च 1995 में रिलीज हुई थी और करण अर्जुन जनवरी में रिलीज हुई थी। फिर अप्रैल में आमिर खान के साथ फिल्म आती है इनकी बाजी, और फिर अक्षय कुमार के साथ जून में आई फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी। यानी 1995 ममता कुलकर्णी के लिए काफी लकी साबित हुआ था। 1998 में इनकी दो फिल्में आई, चाइना गेट और नसीब, जो कि गोविंदा के साथ आई थी। फिर 2001 में हिट फिल्म दी छुपा रुस्तम। कहीं ना कहीं आज भी इन्हें फिल्म करण अर्जुन के लिए याद किया जाता है। यह तो थी इनकी फिल्मी सफर के बारे में। आखिर इनकी जिंदगी इतनी विवादों से क्यों घिरी रही? आखिर इनके जीवन में कौन सी ऐसी जरूरत आ पड़ी जो यह फिल्मों के चकाचौंध से दूर हो गई थी? तो चलिए जानते हैं। ममता कुलकर्णी जब फिल्मों की सफलता की सीढ़ी चढ़ रही थी तो इनके पास फिल्मों के ऑफर और एड के भी ऑफर काफी आने लगे थे। तो इस स्टारडम के चक्कर में एक ऐसी फोटो शूट करवा ली जो कि बॉलीवुड या यूं कहे तो आम लोगों के लिए हैरान कर देने वाली बात थी। दरअसल इन्होंने एक बेहद बोल्ड फोटोशूट एक मैगजीन के कवर के लिए करवाई थी, जिस मैगजीन का नाम था स्टारडस्ट, और यह एक फिल्मी मैगजीन था। इनका यह फोटो उस दौर के लिए बहुत ही बोल्ड सीन माना जाता था। यह मैगजीन बाजार में आते ही चारों तरफ चर्चाएं शुरू होने लगी। अब ममता कुलकर्णी का लोग विरोध करने लगे थे। यहाँ तक इनके इस फोटो के लिए लोग विरोध रैली भी निकाल चुके थे और इन्हें कई संगठनों का आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थी, और साथ ही साथ इनके ऊपर केस भी हुआ था जिसके तहत इन्हें 15,000 जुर्माने भरने पड़े थे। हालांकि इन्हें बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का साथ मिला और यह मामला जल्द ही शांत हो गया था। तो वहीं इनके जीवन का दूसरा विवाद, अगर खबरों की माने तो ममता कुलकर्णी और भी सुर्खियों में आ गई तब जब इन्होंने फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि ममता कुलकर्णी पहले भी राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक में आइटम सॉन्ग कर चुकी थी। फिर साल 1998 में आई फिल्म चाइना गेट में इन्हें कास्ट किया गया था, लेकिन राजकुमार संतोषी और ममता कुलकर्णी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद ममता कुलकर्णी को इस फिल्म से हटा दिया गया था। लेकिन कहा जाता है कि इन्हें फिर से फिल्म में वापस ले लिया जाता है, जिसके पीछे अंडर का हाथ बताया जाता था। हालांकि इस फिल्म में इन्हें ले लिया गया था, लेकिन फिल्म में अधिकांश सीन्स इनके काट दिए गए थे। जब फिल्म रिलीज हुई और इन्हें जब इस बात की खबर लगी कि उनके ज्यादातर सीन्स फिल्म में काट दिए गए हैं तो ममता कुलकर्णी बहुत नाराज हुई। इसी फिल्म के दौरान ममता कुलकर्णी ने फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाई थी, और इसी फिल्म के दौरान बताया जाता है कि यह एक शादीशुदा के प्यार में पड़ चुकी थी। खबरों के मुताबिक माने तो फिल्म चाइना गेट के शूटिंग के दौरान इनकी जान पहचान एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा से हुई। दोनों चाइना गेट फिल्म की शूटिंग सेट पर मिले और दोनों में काफी अच्छी जान पहचान हो गई और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगे। दोनों इतने करीब आ गए कि दोनों के बीच प्यार हो गया। फिर खबरें यह भी निकल कर आने लगी कि टीनू वर्मा अपनी पत्नी को छोड़ अब ममता कुलकर्णी से शादी रचा ली है चोरी चुपके। और जैसे ही यह खबर टीनू वर्मा की पत्नी को मालूम पड़ी तो टीनू वर्मा की पत्नी टीनू वर्मा की क्लास लेने लगी। टीनू वर्मा की पत्नी मीडिया के सामने इतना हंगामा करने लगी थी और इस तरह से बवाल करने लगी थी कि मजबूरन टीनू वर्मा को ममता कुलकर्णी से दूर होना पड़ा था। हालांकि अब दोनों के बीच शादी हुई थी या नहीं, यह
एक संदेह का विषय है। लेकिन उस समय टीनू वर्मा और ममता कुलकर्णी की शादी की खबरें काफी सुर्खियां बटोर रही थी और उसी दौरान एक फोटो ममता कुलकर्णी और टीनू वर्मा की काफी वायरल हुई थी, जहां दोनों मंदिर में एक साथ पूजा करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब बात कर लेते हैं इनकी सबसे चर्चित विवाद के बारे में। खबरों के मुताबिक दुबई में एक पार्टी रखी गई थी, जिस पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों को बुलाया गया था, जिनमें से एक ममता कुलकर्णी भी थी। और इस पार्टी को दिया था विक्की गोस्वामी नाम का एक व्यक्ति ने। विक्की गोस्वामी वह व्यक्ति था जो कि अंडरवर्ल्ड के लिए काम किया करता था। कहा जाता है कि इसी पार्टी के दौरान ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्यार में बदल गई। अब ममता कुलकर्णी फिल्मी दुनिया की चकाचौंध छोड़कर विक्की गोस्वामी के पास दुबई जाकर उसके कामों को देखने लगी थी। तो इधर भारत में इनके फैंस इनके फिल्म आने के इंतजार में थे। लेकिन ममता कुलकर्णी तो दुबई में जाके सेटल हो चुकी थी। इसी बीच खबर यह आई कि दुबई की पुलिस विक्की गोस्वामी को अरेस्ट कर जेल में डाल दी है। तब ममता कुलकर्णी दुबई में ही थी। फिर खबर यह निकल कर आती है कि ममता कुलकर्णी विक्की गोस्वामी से दुबई के ही जेल में शादी कर लेती है। जहां उन्होंने अपना नाम आयशा बेगम रखा था, तो वहीं विक्की गोस्वामी का नाम यूसुफ खान रखा गया था। लेकिन विक्की गोस्वामी के अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें जल्द ही जेल से रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद विक्की गोस्वामी ममता कुलकर्णी को लेकर केन्या जाकर सेटल हो जाते हैं। यानी ममता कुलकर्णी 2003 में भारत से गायब हुई थी और फिर 2014 में इनके कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिनमें इनके माथे पर तिलक और कपड़ों से पूरी तरह से योगिनी दिख रही थी ममता कुलकर्णी। यानी विदेश में रहकर अब ममता कुलकर्णी पूरी तरह से भक्तिमय हो चुकी थी। यानी अब यह तपस्या में, योग में, धर्म के प्रति इनका लगाव बढ़ चुका था। लेकिन एक बार फिर से ममता कुलकर्णी सुर्खियों में आ गई तब जब 2016 में मुंबई पुलिस कुछ नशीले पदार्थ को जब्त किया था, तब जिसमें ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का नाम सामने आया था। हालांकि ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी उस समय तो पुलिस के हाथ नहीं लगे, लेकिन ममता कुलकर्णी अपनी मुंबई की संपत्ति को खो जरूर दी। यानी पुलिस इनके मुंबई आवासीय संपत्ति को जब्त कर लेती है और ममता कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर देती है। लेकिन फिर से इन्हें एक बार भारत की याद आई और फिर 2024 में अपने देश भारत वापस आ जाती है ममता कुलकर्णी। लेकिन इस बार ममता कुलकर्णी के हाव भाव बदल चुके थे, माथे पर तिलक और बातों में भक्तिपन। खबरें तो यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि हो सकता है कि ममता कुलकर्णी बिग बॉस की हिस्सा बन सकती है या फिर फिल्मों में फिर से वापसी कर सकती है। लेकिन यहाँ तो ममता कुलकर्णी सबके इरादों पर अचानक पानी फेर देती है। अचानक महाकुंभ में पहुंच जाती है, जहां उन्हें किन्नर अखाड़े में शामिल करते हुए किन्नर अखाड़े और पूजा अखाड़े के बड़े संतों के उपस्थिति में किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया जाता है, यानी नियुक्त किया जाता है। यह काम खुद करती हैं किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। अब ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी थी। ममता कुलकर्णी का नाम बदल चुका था, यानी ममता कुलकर्णी का नाम अब हो चुका था MI ममतानंद गिरी। लेकिन मुसीबत यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ती है और इस किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास द्वारा इन्हें किन्नर अखाड़े और महामंडलेश्वर पद से हटा दिया जाता है। ऋषि अजय दास का कहना था कि ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह जैसे आरोप हैं। हम उन्हें किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर का पद किसी भी हाल पर नहीं दे सकते हैं। तो यही थी हमारी छोटी सी कोशिश ममता कुलकर्णी के जीवन को दर्शाने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।